चलो, हेलो फ्रेंड, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है परमार वंश। तो ये पार्ट 2 के लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो। तो परमार वंश आज का हमारा टॉपिक है। आइए परमार वंश के बारे में देखते हैं। जहाँ तक परमार वंश की बात है कि परमार वंश के इतिहास जानने का वो साधन कौन कौन सा है या वो माध्यम कौन कौन सा है जिसके माध्यम से हम परमार वंश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास जानने के साधन। इतिहास जानने के साधन वो कौन कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम परमार वंश के बारे में जानते हैं। तो पहला है सीयक का परमार वंशी शासक सीयक। सीयक द्वितीय का है हर्षोल अभिलेख। हर्षोल अभिलेख, सीयक द्वितीय का हर्षोल अभिलेख। उसके बाद है भोज का बांसवाड़ा अभिलेख, बेतमा अभिलेख, उदय सिंह की उदयपुर प्रशस्ति, नागपुर प्रशस्ति, ये तो आपके हो गए सारे अभिलेखिक साहित्य, ठीक है। और साहित्य की बात की जाएगी, साहित्यिक साक्ष्य की। तो साहित्यिक साक्ष्य, तो साहित्यिक साक्ष्य में आपका हो जाएगा पद्मगुप्त द्वारा रचित नव शशांक चरित, नव शशांक चरित पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित है। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि और पद्मगुप्त का नव शशांक चरित। और कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, विदेशी विवरण है जिसमें अबुल फजल का है आईने अकबरी, फरिश्ता का विवरण, तारीख फरिश्ता, और अलबरनी, इसका ग्रंथ है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। आदि। देखिए, जहाँ तक परमार वंश के इतिहास जानने के साधन की बात आएगी तो आप बता सकते हो कि परमार वंश के बारे में जानकारी का जो माध्यम है वो सीयक द्वितीय का हर्षोल अभिलेख और भोज के बांसवाड़ा अभिलेख तथा बेतमा अभिलेख और उदय सिंह की उदयपुर प्रशस्ति, ये इनके इतिहास जानने का सबसे उत्कृष्ट साक्ष्य है। सबसे उत्कृष्ट साक्ष्य इनके इतिहास जानने का कौन सा है? तो उदय सिंह की उदयपुर प्रशस्ति है और लक्ष्मीगढ़ के नागपुर प्रशस्ति, इससे भी इनके बारे में जानकारी मिलती है।
और साहित्यिक साक्ष्य की अगर बात की जाएगी तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत पद्म गुप्त परिमल द्वारा रचित नव शशांक चरित ये एक उत्कृष्टतम रचना है जिससे इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से भी इनके बारे में विशेष हमको जानकारी प्राप्त होती है। और अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था आईने अकबरी। अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। फरिश्ता ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था तारीख फरिश्ता, इसमें भी इसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। और किताबुल हिंद ये अलबरूनी की रचना है, इसी का एक और नाम है तहकीक हिंद। इसमें भी इसलिए अलबरूनी ने भी इनके बारे में विशेष रूप से परमार वंश के बारे में उल्लेख किया है। तो जहाँ तक इनके इतिहास जानने के साधन की बात आएगी तो ये इनके इतिहास जानने के साधन है परमार वंश के, जिससे परमार वंश के शासकों के बारे में पता चलता है। अब आइए आगे देखते हैं इनका राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास जहाँ तक इनके संस्थापक की बात आएगी, परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो परमार वंश का जो संस्थापक शासक होता है उसका नाम होता है उपेंद्र। उपेंद्र इस वंश का संस्थापक शासक होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है। मान लीजिए अगर उपेंद्र नहीं देता परमार वंश का संस्थापक शासक तो कृष्णराज हो जाएगा। कृष्णराज, उपेंद्र या कृष्णराज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर बात करेगा कि परमार वंश का संस्थापक कौन था तो उपेंद्र या कृष्णराज को परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद इस वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है वैरी सिंह प्रथम। कौन होता है तो वैरी सिंह प्रथम। वैरी सिंह प्रथम इस वंश का अगला शासक होता है। और वैरी सिंह प्रथम, उसके बाद होता है सीयक प्रथम। सीयक प्रथम, फिर वाकपति प्रथम। वाकपति प्रथम और उसके बाद होता है वैरी सिंह द्वितीय। ये सारे कैसे शासक होते हैं तो ये सिर्फ एज ए नाम मात्र के शासक होते हैं, इनके बारे में हमें विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता। तो ये जानते रहिएगा जब राजनीतिक इतिहास की बात की जाएगी तो सबसे पहला तो संस्थापक किसे माना जाता है तो संस्थापक हो जाएगा। उसके बाद ये सारे जो शासक हुए हैं वैरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति प्रथम और वैरी सिंह द्वितीय, ये सारे शासक कैसे हैं एज ए निर्बल शासक हैं, बस इनका नाम उल्लेख हुआ है, इनके किसी भी कार्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके बाद इस वंश का पहला एज ए कहें शक्तिशाली शासक जो होता है वो होता है सीयक द्वितीय होता है। इस वंश का पहला एज ए शक्तिशाली शासक कौन होता है तो सीयक द्वितीय। सीयक द्वितीय ये इस वंश का पहला एज ए शक्तिशाली शासक जिसने इनको सामंत की स्थिति से उठाकर सबसे पहले स्वतंत्रता प्रदान की। तो स्वतंत्रता, अब ये कहा जाए कि परमारों को पहली बार किसने स्वतंत्रता प्रदान की, अगर ऐसी बात आती है तो हो जाएगा सीयक द्वितीय। स्वतंत्रता प्रदान की इस वंश का पहला है जो शक्तिशाली शासक होता है। इस वंश के सीयक द्वितीय के साथ इसका सीयक द्वितीय का किसके साथ संघर्ष होता है तो सीयक द्वितीय का संघर्ष जो होता है वो राजपूत शासक खोटिक से साथ होता है। खोटिक ये राजपूत वंशी शासक होता है, इसी के साथ इसका युद्ध हुआ। और ये कहा जाता है कि इस युद्ध में सीयक द्वितीय ने राजपूत नरेश खोटिक का पीछा करते हुए इसकी राजधानी जो राजपूतों की राजधानी थी मान्यखेत, इसकी राजधानी मान्यखेत तक इसका पीछा किया। और उसके बाद जो है ये उन सारे क्षेत्रों को आक्रांत किया और यहाँ से बहुत सारा जो है इसने उपहार वगैरह लेकर फिर वहाँ से लौटता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये इस वंश का अपने वंश का पहला एज सबसे शक्तिशाली शासक होता है। और उसके बाद अगर ये कहा जाए सीयक जिसने सामंत की स्थिति से परमार वंश को उठाकर एक स्वतंत्र एज राजवंश की स्थिति में लाने का पूरा श्रेय सीयक द्वितीय को जाता है। जहाँ तक बात सीयक द्वितीय की है तो सीयक द्वितीय ने जो है सबसे पहले परमार वंश को एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित किया। और सीयक द्वितीय के बाद ये कहें कि सीयक द्वितीय के बाद इस वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है परमार शासक मुंज। ये सीयक द्वितीय का पुत्र था परमार शासक मुंज। अब आइए आगे देखते हैं
परमार शासक मुंज के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं। अगला जो शासक होता है सीयक दूती के बाद, सीयक दूती का जो पुत्र होता है जिसका नाम होता है परमार शासक मुंज। मुंज, इसका पूरा नाम होता है वाकपति मुंज। वाकपति मुंज ये इस वंश का एक महत्वाकांक्षी शासक होता है और ये कहें कि प्रथम पहला है जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है परमार शासक मुंज। और इसकी कुछ उपाधियां मिलती हैं। उपाधियों से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है कि किसकी उपाधि, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोध वर्ष। श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोध वर्ष। अमोध वर्ष ये इसकी उपाधियां मिलती हैं। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोध वर्ष। ये पूछा जा सकता है किसकी उपाधियां हैं, तो ये परमार शासक मुंज की उपाधियां हैं। और इस उपाधियों से ये पता चलता है कि ये एज ए शक्तिशाली शासक था। और जब ये शासक बनता है तो शासक बनने के बाद सबसे पहले इसने क्या किया कि कलचुरियों के ऊपर इसने आक्रमण किया। और इसके समय का जो कलचुरी शासक होता है उसका नाम होता है युवराज द्वितीय। तो इसने कलचुरी नरेश, युवराज द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया और युवराज द्वितीय को पराजित कर इसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा। वहां से ढेर सारा धन प्राप्त करता है और उसके बाद कलचुरियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। कलचुरियों को जीतने के बाद परमार शासक मुंज ने अगला अभियान गुहिल वंशी शासक शक्ति कुमार गुहिल वंशी शासक शक्ति कुमार को पराजित करा और ये सारे क्षेत्रों पर भी इसका अधिकार हो जाता है। अब ये गुहिल वंशी शासक भी इसके आधिपत्य में आ जाते हैं, ये इनकी अधीनता स्वीकार करने लगते हैं। और गुहिल वंशी शासकों पर अधिकार करने के बाद इसने अपना अगला जो अभियान किया परमार शासक मुंज ने, वो चौहान वंशी शासक होता है। चौहानों के ऊपर चौहान वंशी शासक होता है जिसका नाम होता है बलिराज। ये चौहान वंशी शासक होता है। इसके बाद इसने चौहानों के ऊपर आक्रमण किया और इस समय जो इसका समकालीन चौहान वंशी शासक होता है जिसका नाम होता है बलिराज, इसने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसे पराजित किया। और पराजित ही नहीं किया कि इसके क्षेत्रों पर इसने इसके क्षेत्रों से विशेष यहाँ से जो है एज ए धन प्राप्त किया और ये सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया। और इसके बाद इसने जो अपना अगला अभियान किया, इसने अपना अगला अभियान जो है चालुक्य वंशी अन्हिलवाड़ के चालुक्य वंशी शासक, कहीं चालुक्य लिख के देता है, कहीं चालुक्य, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चालुक्य वंशी शासक होता है मूलराज द्वितीय। अन्हिलवाड़ यानी गुजरात के चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय के ऊपर इसने आक्रमण किया और मूलराज द्वितीय जो होता है ये डर कर भाग जाता है और इन सारे क्षेत्रों में बहुत लूटपाट करता है ये वाकपति मुंज। और यहाँ से बहुत विशेष इसको भी धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों की विजय करने के बाद इसके जो साम्राज्य की सीमा है वो एक विस्तृत एरिया में हो जाती है और धीरे धीरे ये एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगा और धीरे धीरे इसके यश में वृद्धि होने लगी। अब इसका जो है अगला जो युद्ध होता है वो होता है कल्याणी के चालुक्यों के साथ।
इसका जो अगला सामना होता है वो होता है कल्याणी के चालुक्यों के साथ। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्यों के साथ इसका सामना होता है। इस समय इसका जो कल्याणी का शासक था जिसका नाम था तैलभ द्वितीय, तैलभ द्वितीय। जहाँ तक इनके बारे में जानकारी, इस युद्ध के बारे में जानकारी की बात है तो चालुक्य, कल्याणी के चालुक्यों और वाकपति मुंज के बीच में जो युद्ध हुआ है इसके बारे में जानकारी हमको मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से और नवशशांक चरित से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये कहा गया कि जो ये कल्याणी का चालुक्य शासक है इसने वाकपति मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया और ये 6 बार इसने लगातार आक्रमण किया। 6 के 6 बार में ही वाकपति मुंज ने इसे कल्याणी के चालुक्य शासक को 6 बार इसने पराजित किया। कितनी बार पराजित किया है तो 6 बार, 6 बार पराजित किया। जब ये 6 बार पराजित हो जाता है उसके बाद इसने वाकपति मुंज ने ये निश्चय किया कि अब इसके राजधानी में जाकर इसको पराजित करना है। तो इसने जो है अपने मंत्री रुद्रादित्य, इसका मंत्री का क्या नाम था तो ये जानते रहिएगा, मंत्री का नाम होता है रुद्रादित्य। अपने मंत्री रुद्रादित्य, इसके मंत्री रुद्रादित्य ने सलाह दिया कि देखिए जो है उनकी राजधानी में जाकर उनको पराजित नहीं किया जा सकता, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ मत जाइएगा। लेकिन ये अपने मंत्री रुद्रादित्य की सलाह की अवहेलना करता है, अपने मंत्री रुद्रादित्य की सलाह को नहीं मानता और इसने एक विशाल सेना के साथ जो है कल्याणी के चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। और जब ये कल्याणी के चालुक्य राज्य पर आक्रमण करता है तो इस आक्रमण में ये पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद कल्याणी के चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय ने इसे बंदी बना लिया और इसको बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। जब इसको बंदी बना के कारागृह में डाल देता है तो इसकी देखभाल के लिए तैलभ द्वितीय ने अपनी बहन मृणालवती, याद रखिएगा बहन का क्या नाम था, मृणालवती, मृणालवती, अपनी बहन मृणालवती को इसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। तो परमार शासक मुंज की देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया गया तो तैलभ द्वितीय ने अपनी बहन मृणालवती को इसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया। और ये कहा जाता है कि ये बंदीगृह में इसकी बहन मृणालवती इसकी देखभाल बराबर किया करती थी और उसी दौरान जो है दोनों में प्रेम हो जाता है। तो मृणालवती और परमार शासक मुंज के बीच में प्रेम हो जाता है। तो जब दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और इसी बीच जो है परमार वंशी कुछ मंत्रियों ने मिलकर क्या किया कि नीचे नीचे जहाँ पर इसको बंदी बनाया गया था वहीं पर नीचे नीचे इन लोगों ने सुरंग बना दिया और सुरंग बना के सुरंग के रास्ते से ही परमार शासक मुंज को निकालने के लिए वो लोग पूरी व्यवस्था कर चुके थे। और उसके बाद जैसे परमार शासक मुंज निकलने वाला है उसने मृणालवती के प्रेम में आसक्त होकर इसने सारी बात मृणालवती को बता दी। इसने मृणालवती से कहा कि कल तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और आज़ाद होने के बाद कल चला जाऊंगा। तो जब ये बात मृणालवती को पता चलती है तो मृणालवती ने सारी बात जाकर अपने भाई को बता दी, उसके बाहर जाने का सारा राज बता दिया। और जब ये बात तैलभ द्वितीय को पता चलती है तो तैलभ द्वितीय बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होने के बाद इसने जो है परमार शासक मुंज को निकलवा कर इसको बड़ी यातनाएं दी और यातनाएं देने के बाद इसको घोड़े पर बैठा के पूरे नगर में इसका भ्रमण कराया गया। नगर में भ्रमण करा के इसकी निसंग हत्या करा दी। तो इस प्रकार से परमार शासक, एक शक्तिशाली शासक परमार शासक मुंज का अंत जो होता है वो बड़ा दुखद रहा और इसका अंत परमार शासक मुंज का अंत हुआ। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये अपने वंश का ऐसे सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। और जितना ये शक्तिशाली शासक था युद्ध के क्षेत्र में उतना ही ये साहित्य के क्षेत्र में भी था। ये विद्वान था तथा विद्वानों का भी जो है आदर करता था, इसीलिए इसे कविविश के नाम से भी जाना जाता है, कवियों में साण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों का सम्मान करता था। और वाकपति मुंज के बाद अगला जो शासक होता है इसका भाई होता है, वाकपति मुंज का भाई होता है जिसका नाम होता है सिंधुराज। वाकपति मुंज का छोटा भाई, इसका छोटा भाई होता है
छोटा भाई जिसका नाम होता है सिंधुराज। सिंधुराज वाकपति मुंज के बाद इसका जो अगला शासक इस वंश का होता है, परमार वंश का, इसका छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है सिंधुराज। वाकपति मुंज के बाद अगला जो शासक होता है उसका नाम होता है सिंधुराज। और सिंधुराज जब शासक बना तो शासक बनने के बाद सबसे पहले इसने अपने भाई वाकपति मुंज की मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने कल्याणी की चालुक्य वंशी शासक, इस समय तैलभ द्वितीय की जगह इसका उत्तराधिकारी जो होता है जिसका नाम होता है सत्याश्रय। सत्याश्रय अगला शासक जो होता है तैलभ द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है सत्याश्रय। तो सिंधुराज के समय चालुक्य वंशी शासक कौन होता है कल्याणी के चालुक्य का, तो सत्याश्रय होता है। इसने सत्याश्रय के ऊपर आक्रमण किया और इसे पराजित कर दिया। इसे पराजित कर कर इसने अपने भाई वाकपति मुंज की हार का इसने बदला लिया। और उसके बाद जो है सिंधुराज ने भी एक विशाल जो अपने भाई वाकपति मुंज के द्वारा जो विशाल साम्राज्य था उस पर शासन किया। और ये अपने भाई का जो है एक योग्यतम शासक सिद्ध हुआ। और इसके बाद सिंधुराज के बाद ये कहा जाए कि अगला शासक कौन होता है, तो आइए अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि मुंज का जो भाई था सिंधुराज, उसके बारे में हमने देखा कि वो अपने कैसे जो है अपने भाई के अपमान का बदला लेता है और सत्याश्रय को पराजित करता है। और उसके बाद जो है उसने हूणों को भी पराजित किया था। इसके समय में हूणों से भी इसका युद्ध हुआ था और इसने हूणों को भी पराजित किया था और हूणों को पराजित किया। तथा चालुक्य नरेश, चालुक्य शासक, मूलराज का जो उत्तराधिकारी होता है, मूलराज का जो उत्तराधिकारी था वो चामुंड राय। तो मूलराज के उत्तराधिकारी इसने चामुंड राय को भी पराजित किया। और हूणों के बारे में ये कहा जाता है कि हूण बड़े लड़ाकू और बर्बर हुआ करते थे। तो इसकी एक बड़ी उपलब्धि हुई श्रीयक द्वितीय की, इसने हूणों को पराजित किया और अपने समय के चालुक्य वंशी शासक चामुंड राय को भी इसने पराजित किया। तो इस प्रकार से ये कहा जाए कि ये परमार शासक मुंज का एक योग्य उत्तराधिकारी होता है जिसने इन सारे शासकों को पराजित करने के बाद अपने अधीन करके शासन किया। और इसके बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है परमार शासक भोज। देखिए इतिहास में दो भोज शासकों के बारे में पता चलता है हमें, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो हो गया, ये इसका पूरा नाम होगा परमार शासक भोज, परमार शासक भोज होगा। और एक शासक होता है प्रतिहार वंशी शासक जिसका नाम था मिहिर भोज। तो दोनों के नाम में अंतर है थोड़ा सा। इसका पूरा नाम मिहिर भोज होता है और इसका नाम होता है भोज। तो दोनों के नाम में अंतर है थोड़ा सा। नाम का आखिरी ये जो शब्द है ये दोनों का मैच करता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमने अंतर आपको बता दिया। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मिहिर भोज लिख के देता है मिहिर भोज किस वंश से संबंधित था, तो आप इसमें लिख सकते हो कि प्रतिहार वंश से, ना कि परमार वंश से। और इसमें देगा ना भोज किस वंश का शासक है, तब आप बताओगे कि परमार वंश का शासक है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में। इस अंतर को जानते रहिएगा। अगर अंतर नहीं जानेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, आता हुआ भी क्वेश्चन आप गलत करके चले आओगे। ठीक है, तो जहाँ तक भोज की बात है तो ये कहा जाता है ये परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। तो ये कहे, अगर ये प्रश्न बने कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो ये जानते रहिएगा कि परमार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो कौन होता है, भोज होता है। भोज के बारे में ये कहा जाता है भोज जितना युद्ध के क्षेत्र में जितना विजेता होता है उतना ये साहित्य के क्षेत्र में भी विजेता था। और साहित्य के क्षेत्र में भी इसके विशेष योगदान थे। इसका साहित्य से लगाव था, साहित्य से इसका विशेष लगाव था। ये खुद विद्वान था
और विद्वानों का आदर सम्मान किया करता था। तो जहाँ तक इसके बारे में बात है परमार शासक भोज की, तो परमार शासक भोज के बारे में ये कहा जाता है कि परमार शासक भोज का जो है परमार शासक भोज का जो युद्ध होता है ये चंदेल शासक विद्याधर के चंदेल के साथ इसका युद्ध होता है। इसमें विद्याधर चंदेल ने इसे पराजित कर दिया था और ये विद्याधर चंदेल से पराजित हो जाता है। और उसके बाद ये चालुक्य शासक जो है सोमेश्वर द्वितीय से भी पराजित होता है। चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय ये चालुक्य वंशी शासक होता है। चालुक्य कहे चाहे चालुक्य कहे कोई दिक्कत नहीं है। तो चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय से ये पराजित हो जाता है। और चंदेल शासक विद्याधर से भी ये पराजित हो जाता है। विद्याधर ने इसे पराजित कर दिया था। और उसके बाद ये इसने जो है ये कहा जाए कि बाकी की अन्य शक्तियाँ इसके जो समकालीन शक्तियाँ होती हैं कलचुरियों के साथ भी इसका युद्ध होता है। तो प्रारंभिक युद्ध में ये कहा जाता है इसने कलचुरी शासक को पराजित कर दिया था। और उसके बाद इसका जो है कल्याणी के चालुक्यों के साथ भी इसका युद्ध होता है। तो कई सारे जो है राजवंशों से इसका युद्ध होता है। और उन युद्धों में कुछ युद्धों में इसको सफलता भी मिली और कुछ में असफलता भी मिली। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये अपने वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। लेकिन इसके जीवन के अंतिम समय में जब ये कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में ये बीमार पड़ता है, तो चालुक्य शासक ने एक संघ बनाया और संघ बनाने के बाद जो है इसे पराजित कर दिया। और इस संघ में कलचुरी शासक और ये दोनों मिलकर शासक चालुक्य और कलचुरी शासकों ने मिलकर संघ बनाया था। तो कलचुरी शासक जो होता है लक्ष्मीकर्ण होता है इस समय कलचुरी शासक। और चालुक्य शासक भीम होता है। तो ये उनसे पराजित हो जाता है। लेकिन पराजित होने के बाद ये लोग इसको पराजित करते हैं धारा नगरी में, जो इनकी राजधानी होती है। परमारों की राजधानी कहाँ थी अगर ये पूछता है तो जानते रहिएगा, धारा नगरी परमारों की राजधानी हुआ करती थी। इनकी धारा नगरी को खूब लूटा इन लोगों ने। और लूटने के बाद जो संपत्ति मिलती है इनको, उसी संपत्ति के बंटवारों को लेकर आपस में दोनों में जो है संघर्ष हो जाता है। और उस संघर्ष में भीम ने जो है लक्ष्मीकर्ण को पराजित कर दिया। और पराजित करके जो है इससे जो है लूट का जो धन प्राप्त होता है वो इससे छीन लेता है, वो ले लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि इस शासक का जितना इसका भी परमार शासक भोज का भी जो अंत होता है वो दुखद अंत हुआ। एक शक्तिशाली शासक का अंत जो है बड़ा दुखदायी रहा। और ये सरस्वती का बड़ा पुजारी था। और सरस्वती का इतना बड़ा पुजारी था जिसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी मृत्यु पर एक पंक्ति लिखी गई, उसी पंक्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। वो पंक्ति थी कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती सर्वे पंडिता खंडिता भोज राजे दिवंगते। तो जब भी ये अगर पूछा जाए ये पंक्ति किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये पंक्ति जो है परमार वंशी राजा भोज के लिए प्रयुक्त हुआ, परमार शासक भोज के लिए प्रयुक्त हुआ है। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती सर्वे पंडिता खंडिता भोज राजे दिवंगते। आज धारा नगरी निराश्रित हो गई है। परमार शासक भोज के मरने के बाद विद्वानों का सम्मान करने वाला, विद्वानों को आश्रय प्रदान करने वाला सरस्वती का एक बड़ा पुजारी जो आज इस संसार में नहीं है, उसी के लिए ये पंक्ति प्रयुक्त की गई है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाएगा तो किसके लिए है तो आप बता सकते हो। आइए लिख देते हैं इस पंक्ति को, आप जानते रहिएगा। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सर्वे पंडिता खंडिता
भोज राजे दिवंगते। तो ये भी पंक्ति अगर पूछी जाएगी तो ये पंक्ति आप बता सकते हो, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त की गई है, तो ये जानते रहिएगा। और इसने जो है धारा नगरी में सरस्वती का एक मंदिर बनवाया। किसका मंदिर? तो सरस्वती का एक इसने मंदिर बनवाया धारा नगरी में, सरस्वती। और भोजसर नामक तालाब बनवाया। कौन सा? तो भोजसर नामक तालाब बनवाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने जो भोजसर नामक तालाब बनवाया था, इसी तालाब के किनारे जो है यह मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, तो भोपाल की स्थापना इसी ने की थी। भोजपाल, प्रारंभिक समय में भोपाल को भोपाल नहीं कहा जाता था, भोपाल का नाम होता था भोजपाल, ठीक है। भोपाल का प्रारंभिक नाम क्या था? भोजपाल, यानी राजा भोज के नाम पर इसका नाम पड़ा था भोजपाल। और यहीं से ये बाद में भोजपाल से परिवर्तित शब्द बन जाता है भोपाल, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कि भोपाल की स्थापना किसने की थी? तो भोपाल जो आज एमपी की राजधानी है, तो भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की थी और प्रारंभिक समय में इसका नाम रखा था भोजपाल। और यही भोजपाल बाद में परिवर्तित होकर शब्द बन जाता है भोपाल और ये बड़ा फेमस हो जाता है और आज ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो यहीं पर भोजसर नामक एक तालाब बनवाया और आज भी ये तालाब है। और भोजसर नगर का भी इसने निर्माण कराया था। तो ये जानते रहिएगा। सरस्वती कंठाभरण की इसने उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। और कई सारे इसने ग्रंथ लिखा, कृत्य कल्पतरु, समरांगण सूत्रधार, ठीक है, सिंगार शतक जैसे कई सारे ग्रंथों की इसने रचना करी। भोज के बारे में पूछा जाएगा तो ये जानते रहिएगा, ठीक है। और इसी के बारे में एक कहावत और आपने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसकी भी जो कहावत मिलती है वो इसी राजा के से संबंधित होती है, राजा भोज से संबंधित ये कहावत है कि राजा भोज और गंगू तेली के बारे में जो कहावत फेमस है। अगर कभी मान लीजिए थोड़ा सा डीप में जाके अंदर जाके अगर क्वेश्चन बनाए और ये कहे कि ये जो कहावत बड़ी प्रचलित कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत किस राजा से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि परमारवंशी राजा भोज से ही ये संदर्भित है या उसी से संबंधित है। तो इस प्रकार से परमार वंश का जो आखिरी शासक होता है वो परमार राजा भोज होता है। उसके बाद धीरे धीरे इस वंश का अंत हो जाता है और इसके बाद इस सत्ता का पतन हो जाता है। तो परमार वंश के बाद अब आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये परमार वंश के बारे में इनके इतिहास से संबंधित जो भी सारी घटनाएं रही और जैसे भी जो भी सारा इनका इतिहास रहा उनके बारे में हमने अब चर्चा कर ली। अब आइए इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परमार वंशी शासकों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। परमार वंशी राजाओं से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो कैसा प्रश्न बनेगा, आइए जरा सा उनके बारे में देख लिया जाए। तो जहाँ तक इनसे बनने वाले प्रश्नों की बात है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि परमार वंश की राजधानी कहाँ थी। इनकी राजधानी की बात करेगा तो परमार वंश की राजधानी होती है धारा या धारा नगरी, कुछ भी लिख के देगा, ये जानते रहिएगा, चाहे धारा लिख के दे चाहे धारा नगरी लिख के दे। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा धारा, ये परमार वंश की राजधानी थी। अगला जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो ये जानते रहिएगा कि परमार वंश का जो संस्थापक होता है वो किसे माना जाता है, तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो उपेंद्र। मान लीजिए कभी कभी इसके बारे में नहीं दे, उपेंद्र ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर ये कहा जाए कि परमार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, इस तरीके से प्रश्न बनता है और प्रश्न बनने के बाद जो 4 ऑप्शन तैयार किए जाएंगे उन 4 ऑप्शन में उपेंद्र का नाम नहीं होगा। अब जब उपेंद्र का नाम नहीं होगा तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा,
इसलिए कि आपने तो संस्थापक का नाम उपेंद्र ही जाना है, तो इसलिए एक नाम और है, ये भी जानते रहिएगा। अगर उपेंद्र ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दूसरा नाम कौन सा रहेगा? कृष्णराज। ठीक है, दूसरा नाम कौन सा रहेगा? तो दूसरा नाम रहेगा कृष्णराज। तो चाहे उपेंद्र लिख के दे, चाहे उपेंद्र की जगह कृष्णराज लिख के दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उपेंद्र नहीं रहेगा तो दूसरा नाम कौन सा रहेगा? कृष्णराज रहेगा। तो इस तरीके से परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो परमार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कृष्णराज को माना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनेगा इससे कि हर्षोल अभिलेख किसका है? हर्षोल अभिलेख किसका है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि हर्षोल अभिलेख किसका है। तो हर्षोल अभिलेख जो है सीयक द्वितीय का है। किसका है? तो सीयक द्वितीय, परमार वंशी शासक सीयक द्वितीय का हर्षोल अभिलेख है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, बीए सेकेंड ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जानते रहिएगा कि हर्षोल अभिलेख किसका है? तो सीयक द्वितीय का है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, अगर ये पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ये रचना किसकी है? मेरुतुंग की रचना है। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की रचना है ये। अगला क्वेश्चन जो बनेगा, बांसवाड़ा अभिलेख किसका है? बांसवाड़ा अभिलेख, अगर ये कहे कि बांसवाड़ा अभिलेख किसका है, तो बांसवाड़ा अभिलेख किसका है? परमार वंशी राजा भोज, ये राजा भोज का अभिलेख है बांसवाड़ा अभिलेख, राजा भोज का बांसवाड़ा अभिलेख है। अगला, उदयपुर प्रशस्ति किसकी रचना है? उदयपुर प्रशस्ति किससे किससे संदर्भित है? तो राजा उदय सिंह से संबंधित है। किससे? उदय सिंह, उदय सिंह। और अगर यही थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग दूसरे तरीके से पूछते हैं तो ऐसे भी पूछा जाएगा कि परमार वंश के बारे में जानने का सबसे प्रमाणित स्रोत कौन सा है? तो परमार वंश के बारे में जानने का सबसे प्रमाणित स्रोत जो होता है वो कौन सा है? उदयपुर प्रशस्ति है। ये जानते रहिएगा कौन सा है? तो उदयपुर प्रशस्ति है, इनके बारे में जानने का सबसे प्रमाणित साधन या स्रोत है। आइए अगला देखते हैं, नव शशांक चरित किसकी रचना है? अगर ये पूछता है कि नव शशांक चरित किसकी रचना है, तो नव शशांक चरित नव शशांक चरित किसकी रचना है? तो पदम गुप्त परिमल की रचना है। पदम गुप्त परिमल। कहीं कहीं अगर परिमल नाम नहीं लिख के देता तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जानते रहिएगा कि नव शशांक चरित किसकी रचना है? तो नव शशांक चरित जो है ये पदम गुप्त परिमल की रचना है। तो ये इससे संदर्भित अगर जो क्वेश्चन पूछे इस पर देखिए पूरा फोकस करिएगा। अब आगे देखते हैं कि एक अगर परमार वंशी राजाओं के शुरुआती 3-4 राजाओं का क्रम दे दे, थोड़ा सा अंदर डीप में जाए और क्रम दे दे, तो पहला संस्थापक शासक से हम 4-5 शासकों के क्रम की बात करेंगे। तो पहला हो जाएगा उपेंद्र पहला हो जाएगा, उसके बाद वैरी सिंह प्रथम हो जाएगा, वैरी सिंह प्रथम, उसके बाद सीयक प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ये जानते रहिएगा। उसके बाद वाकपति प्रथम हो जाएगा, उसके बाद वैरी सिंह द्वितीय हो जाएगा, वैरी सिंह द्वितीय, उसके बाद सीयक द्वितीय हो जाएगा, सीयक द्वितीय हो जाएगा, और सीयक द्वितीय के बाद परमार वंशी राजा मुंज हो जाएगा, और मुंज के बाद सिंधुराज हो जाएगा, सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज के बाद हो जाएगा आपका भोज, राजा भोज। ठीक है, ये इनके क्रम की बात है। अगर क्रम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाए तो क्रम से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ से बता सकते हो। 3-4 शासकों का क्रम देगा, ऊपर से मान लीजिए एक शासक को हटा दिया और बीच से दे दिया कि
निम्न परमारवंशी राजाओं का क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, यहाँ प्रश्न मान लीजिए इस तरीके से लिख रहा है कि निम्न परमारवंशी राजाओं का क्रम निर्धारित कीजिए। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न परमारवंशी राजाओं का क्रम। अब यहाँ पे हमने इस क्रम को दे दिया है। मान लीजिए ऊपर के शासक का नाम हटा दिया इसने, इसका नाम नहीं है, तो आप अब इसमें ऊपर नीचे करके शासकों के बारे में दे देगा। हमने तो ये क्रम से लिखा है, लेकिन उसमें ऊपर नीचे करके देगा, तो आपको मिलान करना होगा। तो मिलान करेंगे तो पहले पे उपेंद्र मान लीजिए नहीं है, इसको हटा दिया गया है, तो वैरी सिंह प्रथम, फिर सीयक प्रथम, फिर वाकपति प्रथम, फिर वैरी सिंह द्वितीय हो जाएगा, फिर सीयक द्वितीय। इस तरीके से ये क्रम इनका होगा। इस क्रम से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्रम को आप जानते रहिएगा। और आखिरी आप देखिए अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो किस प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा, वो ये बनाएगा कि सर्वप्रथम परमाणु को स्वतंत्र स्थिति में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम परमाणु को स्वतंत्र स्थिति में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो हो जाता है सीयक द्वितीय। किसे दिया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सीयक द्वितीय। सीयक द्वितीय को जो है सर्वप्रथम इनको एज ए स्वतंत्र स्थिति में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसकी उपाधि जो है अमोध वर्ष की थी। अगर ऐसा पूछा जाता है कि अमोध वर्ष किसकी उपाधि है, अमोध वर्ष किसकी उपाधि है, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा ये मुंज की, वाकपति मुंज की उपाधि है अमोध वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोध वर्ष किसकी उपाधि है, तो आप बता सकते हो। कविराज के नाम से किस परमारवंशी राजा को जाना जाता है, कविराज। ठीक है, या कविराज किसकी उपाधि थी, किस परमारवंशी राजा की उपाधि कविराज थी। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा परमार शासक भोज। भोज की उपाधि क्या थी, कविराज की। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कविराज वाला, तो ये इसको आप अच्छे से देखिएगा जो है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन जो अगला बनेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किसे कवियों में कवि विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है, कवि मित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कवि मित्र कवि विश्व के नाम से किसे जाना जाता है, तो परमारवंशी राजा मुंज को कवि मित्र कवि विश्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जानते रहेगा। फिर किसने धारा नगरी में एक सरस्वती के मंदिर का निर्माण कराया था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि धारा नगरी में किसने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज। राजा भोज ने ही राजधानी में जो है एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। सरस्वती का सबसे बड़ा पुजारी किस परमारवंशी राजा को माना जाता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज को सरस्वती का एक सबसे बड़ा पुजारी माना जाता था। ठीक है, अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती सर्वे पंडिता खंडिता भोज राजे दिवंगिते किस राजा के लिए यह प्रयुक्त किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा परमारवंशी राजा भोज के लिए ये पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, अगला भोजसर नामक तालाब। भोजसर नामक तालाब का निर्माण किसने कराया था। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि भोजसर नामक तालाब का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था, तो राजा भोज ने भोजसर नामक तालाब का निर्माण कराया था। अगला पद्मगुप्त परिमल किस राजवंश से संबंधित है, तो ये पद्मगुप्त परिमल जो है ये परमारवंशी राजवंश से संबंधित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मिहिर शक्तिशाली शासक भोज ने किस चंदेल वंशी शासक के साथ युद्ध किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, इसका जो समकालीन चंदेल वंशी शासक होता है वो होता है विद्याधर। ठीक है, विद्याधर चंदेल और भोज के बीच में हुए युद्ध में किसकी विजय हुई? अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसमें विद्याधर चंदेल की होती है। ये जानते रहिएगा, विद्याधर चंदेल की होती है। ठीक है, इस तरीके से हूणों को किसने पराजित किया था? किस परमारवंशी शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो ये जानते रहिएगा, हूणों को किसने पराजित किया था? तो सिंधुराज ने, परमारवंशी राजा सिंधुराज ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जानते रहिएगा, क्योंकि हूणों वाला क्वेश्चन ये भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा हूणों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंधुराज, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, सिंधुराज। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और कृत्यकल्पतरु किसकी रचना है? ठीक है, समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो ये दोनों किसकी रचना है? समरांगण सूत्रधार और कृत्यकल्पतरु, ये दोनों है परमारवंशी राजा भोज की। ठीक है, तो ये कौन सा शासक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है? विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो भी उसका सही आंसर हो जाएगा राजा भोज। भोज को ही विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। और किसकी मृत्यु पर यह कहा गया कि आज विद्वानों की जो सभा नगरी थी वो निराश्रित हो गई है? तो ये भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो हो जाएगा राजा भोज। तो इस तरीके से, और इनकी राजधानियों से जब प्रश्न बनेगा तो राजधानी से बनेगा तो ये बता सकते हैं परमारों की एक और, धारा नगरी के अतिरिक्त परमारों की और एक राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, उज्जैन और धारा नगरी, इनकी दो राजधानियाँ हुआ करती थी। तो इस तरीके से यहाँ से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चनों को आपको देखना है, अच्छे से इन क्वेश्चन को देखना है और रीड करना है, ताकि जो है जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस तरीके से जो है ये सारे क्वेश्चन आएंगे। और आइए इसमें थोड़ा सा और देख लिया जाए कुछ क्वेश्चनों को। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेंगे, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिक प्रश्न बनेंगे, आइए थोड़ा सा उन सभी प्रश्नों को देख लिया जाए। मुख्य इसके जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन पे देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहाँ से ये मान के चलते हैं हम कि 100% आएगा जो क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि संस्थापक। मैंने आपको बताया था, इस पिछले वीडियो में भी बताया था इस बात को, और पुनः इस बात को बता रहा हूँ कि ये जानते रहिएगा कि ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। किसी भी राजवंश का सबसे पहले संस्थापक ही पूछा जाता है, उस राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस बात को जानते रहिएगा, ये 100% ये मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। दूसरा, उस राजवंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, या ये कहें कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी जानते रहेगा, इस वंश का सबसे जो महान या शक्तिशाली शासक होता है वो होता है परमारवंशी राजा भोज। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। तो जब इससे संबंधित दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और तीसरा कि सरस्वती का सबसे बड़ा पुजारी किसे माना जाता है? ये एकदम ये मान के चलिए आने वाले 100% क्वेश्चन हैं। यहाँ से पूरे चांसेस बनते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप जितने क्वेश्चन बताते जा रहे हैं सबको टिक लगाते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जरूर 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा, ये इसका भी सही आंसर हो जाएगा भोज। ठीक है, भोज। किसने जो है 6 बार पराजित होने के बाद परमारवंशी राजा मुंज की हत्या की थी?
ये भी एक प्रकार का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जानते रहिएगा कि ये हो जाएगा आपका तैलप द्युति। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। किसके कहने पर भी जो है उसके कहने का कोई प्रभाव नहीं होता और उसके बावजूद भी जो है परमारवंशी राजा मुंज ने तैलप द्युति पर आक्रमण कर दिया उसकी राजधानी पर। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हो जाएगा रुद्रादित्य। इसका मंत्री होता है रुद्रादित्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जानते रहिएगा। इसका मंत्री होता है रुद्रादित्य और अपने मंत्री रुद्रादित्य के सलाह की ये अवहेलना करते हुए राजधानी पर आक्रमण करता है और जब राजधानी पर आक्रमण करता है तो वहीं पराजित होकर ये बंदी बना लिया जाता है। जब बंदी बना लिया जाता है तो इसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है और इसकी देखभाल के लिए तैलप द्युति ने अपनी बहन मृणालवती को नियुक्त किया था और बाद में दोनों में प्रेम हो जाता है। लेकिन प्रेम में उसने धोखा दिया इसे और वो सारी बातें इसकी छूटने की सारी बात, इसके रिहा होने का राज भी बता दिया अपने भाई को। बाद में इसकी निसंग हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनेगा कि किस परमारवंशी राजा की निसंग हत्या कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा तैलप द्युति ने की थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैलप द्युति। तो ये तैलप द्युति ने ही परमारवंशी राजा मुंज की जो है निसंग हत्या करता है और ये कहा जाता है इसको गधे पे बैठा के इसके चेहरे पे कालिक पोत कर इसको नगर का भ्रमण करवाया, जूतों की माला पहनाई, उसके बाद इसकी हत्या करा दी। तो इस तरीके से जानते रहिएगा सबसे निसंग हत्या जो है तैलप द्युति ने परमारवंशी राजा मुंज की थी। श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ किसकी उपाधि है? ये दोनों उपाधियों से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न उपाधियों से भी आना ही आना है, 100% उपाधियों से क्वेश्चन आता है। एक श्री वल्लभ पृथ्वी वल्लभ, इससे आएगा कि ये किसकी उपाधि है, श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ। तो ये जानते रहिएगा श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ किसकी उपाधि है, तो परमारवंशी राजा मुंज की ये उपाधि है। और एक उपाधि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आना ही आना है, कविराज किस परमारवंशी राजा की उपाधि है? तो ये जानते रहिएगा ये राजा भोज की उपाधि है कविराज, ठीक है। और भोजसर तालाब का निर्माण किसने कराया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न बनना ही बनना है, 100% ये प्रश्न बनना है। तो इसको भी जानते रहिएगा, जब आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा भोज हो जाएगा। उसी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी अभी तक ये सारे जिन प्रश्नों पर चर्चा हुई ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है। और एक रचनाओं से जो जिसकी रचना है, रचनाओं से भी 100% आना ही आना है क्वेश्चन है। तो अगर जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, ठीक है, तो ये आज जानते रहिएगा मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। और अगली नव शशांक चरित, तो ये पदम गुप्त परिमल की रचना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और तहकीक हिंद या किताबुल हिंद किसकी रचना है, अगर ये पूछा जाए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा अल-बरूनी की। अल-बरूनी ने लिखा था तहकीक हिंद या किताबुल हिंद यानी भारत की खोज, उसी में इनके बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। आईने अकबरी के बारे में पूछा जाएगा कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तो ये अगर पूछा जाता है तो जानते रहिएगा आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। किसकी है, अबुल फजल की। तो इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है रचनाओं से, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अभिलेखों से भी पूछ सकता है, जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है हर्षोल अभिलेख और उदयपुर प्रशस्ति। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हर्षोल अभिलेख किसका है, तो हर्षोल अभिलेख हो जाएगा सीयक द्युति का हर्षोल अभिलेख हो जाएगा। और उदयपुर प्रशस्ति की बात करेगा तो राजा उदय सिंह की है उदयपुर प्रशस्ति। तो ये दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस वंश से जो संबंधित
सारे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा करी। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।